वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट जो कि शैक्षिक नेतृत्व एवं विद्यालय प्रशासन से संबंधित है पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसका ये पहला वीडियो है और हम इस पेपर को पूरी तरीके से कवर करने वाले हैं। तो जो भी नए लोग हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं जिसमें कि हम शैक्षिक नेतृत्व के प्रकार, मेल जोल क्या होता है, शैक्षिक अनुपस्थिति कैसे रहेगी, क्या होगा, मुख्य तत्व क्या हैं, नेतृत्व के मुख्य सिद्धांत क्या हैं, राजनीतिक सामाजिक स्थिति क्या है, या शैक्षिक नेतृत्व के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं, उन पर चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि शैक्षिक नेतृत्व क्या है, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ एजुकेशनल लीडरशिप। तो इस लीडरशिप को हम नेतृत्व जो होता है, नेतृत्व अंग्रेजी के लीडरशिप का हिंदी रूपांतरण है। यानी जो नेता है, नेता क्या है? नेता लीड करने वाला व्यक्ति है। लीड करने का मतलब होता है जो यहाँ पर किसी चीज को आगे ले जाता है। बहुत सारी जगहों पर आपने देखा होगा जहां पर नेता अच्छा होता है वो जगह अच्छी हो जाती है, जहां का नेता गलत होता है वहां पर हम बहुत सारी चीजों को पूरा नहीं कर पाते। अच्छे नेतृत्व के लिए प्रभावशाली अनुयायी होना बहुत आवश्यक है। हम बात करेंगे आगे कि नेतृत्व में क्या क्या चीजें जरूरी हैं। तो अगर हम नेतृत्व को यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि नेतृत्व के लिए जो जरूरी चीजें हैं उसमें एक नेता का होना। सबसे पहले नेता के नीचे जो होंगे उसके अनुयायी होंगे, उसकी बात मानने वाले लोग होंगे और ये अनुयायी कहलाते हैं। अब इन अनुयायियों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, ये संख्या 100 भी हो सकती है, ये संख्या 1000 भी हो सकती है और ये संख्या 10,000 भी हो सकती है या इससे भी ज्यादा हो सकती है। तो जो अनुयायी हैं, अनुयायी नेता के फॉलोअर होते हैं और नेता और अनुयायियों के बीच का जो संबंध है उसे हम संगठन कहते हैं। और ये जो संगठन है ये नेता, अनुयायी और उसके सारे लोगों के बीच में होता है। और चूंकि यहाँ पर सारे के सारे लोग होते हैं, ये समाज होता है, तो ऐसे लोगों की राजनीति और आर्थिक नीति का जानकारी रखना, इनकी सामाजिक स्थिति को देखना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो इस चीज को लेकर के हमारी चीजें ये बनती हैं कि नेता जितना ही प्रभावशाली होगा, अनुयायी जितना प्रभावशाली होगा, अनुकरण उतना ही अच्छा होगा और नेतृत्व उतना ही प्रभावशाली और सशक्त माना जाएगा। यानी किसी एक बच्चे को, क्लास को अगर हम देखें और लेवल पर उसको ले जाने की कोशिश करें तो नेतृत्व के लिए जरूरी है कि हम अपनी क्लास को उसी हिसाब से आगे बढ़ाने का प्रयास करें। अब इसके विषय में कुछ परिभाषाएं हैं। तो मार्टिन एंड ब्रॉडवेल की अकॉर्डिंग नेतृत्व व्यक्तित्व के समूह को दिशा में ले जाने का साधन है। यानी किसी ग्रुप के द्वारा, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर ये 5-7 लोग हैं और ये एक क्लास है, ये एक कक्षा है। तो इस कक्षा को अगर इसका जो कक्षा अध्यापक है वो बहुत अच्छे तरीके से इसको देखता है तो वो इस कक्षा को बहुत ऊपर ले जा सकता है और ये जो बच्चे होंगे वो कक्षा अध्यापक को फॉलो करेंगे। ये बात मार्टिन एंड ब्रॉडवेल ने कही है। नेतृत्व एवं व्यवहारगत गुण है जो अन्य व्यक्तियों या क्रियाओं को निर्देशित करता है। ये चेस्टर बर्नार्ड की परिभाषा है और इसके साथ ही हम नेतृत्व को इस तरीके से समझ सकते हैं कि नेतृत्व किसी व्यक्ति द्वारा एक, जैसे कि यहाँ पर इस चीज को ऐसे समझने की कोशिश करें कि ये एक समूह है, यहाँ पर ये एक समूह है और ये समूह जो है वो एक व्यक्तियों का है, प्रगतिशील व्यक्तियों का है। यहाँ पर ये व्यक्ति हैं और इनका जो नेता है, इनका जो लीडर है
वो इनको उन्नति की ओर ले जाने की कोशिश करेगा, आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो ये जितने भी लोग हैं ये इसी की लीडरशिप के अकॉर्डिंग चलेंगे, इसके हिसाब से काम करेंगे। तो इस तरीके से ही इन व्यक्तियों को काम करने की सिचुएशन दिखेगी। तो आगे चलते हैं। अब नेतृत्व के प्रकार क्या हैं? नेतृत्व के प्रकार में क्या चीज आती है? तो ये व्यक्तित्व जनित नेतृत्व होता है, ये एक नंबर है। और पद जनित नेतृत्व जो पोस्ट के अकॉर्डिंग हो जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो पद जनित नेतृत्व है, जैसे बैंक वगैरह होती हैं, बैंक, अब बैंक में अगर बैंक का मैनेजर जो है वो अपने काम को सही से करता है तो अच्छे से चल पाएगा। जैसे कि एक प्रधानाध्यापक है, वो अगर विद्यालय को सही से रखता है तो विद्यालय सही से चल पाएगा। और उसके बाद कार्यजनित नेतृत्व है। कार्यजनित नेतृत्व का मतलब जहां पर कि लोग किसी काम को करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से ये चीज हमें समझ में आती है। अब जो नेतृत्व है, नेतृत्व कितने प्रकार का होता है? तो नेतृत्व के प्रकार बेसिकली दो प्रकार के हैं। अब इसको समझने के लिए हम एक स्लाइड ले लेते हैं। यहाँ पर नेतृत्व के प्रकार ले लेते हैं। नेतृत्व के प्रकार, और नेतृत्व बेसिकली दो तरीके का है। पहला नेतृत्व जो है वो प्रजातांत्रिक नेतृत्व है, और दूसरा नेतृत्व राजतांत्रिक है। क्या है? प्रजातांत्रिक, राजतांत्रिक। इस चीज को समझिएगा, ये है समाज, दोनों तरफ समाज है। जो प्रजातांत्रिक नेतृत्व है उसमें जो नेता है वो जनता के बीच में है, वो जनता के जैसा है, जनता के बीच में होता है। ठीक है, ये इन्हीं के बीच में हो सकता है। ये व्यक्ति नेता हो सकता है, या ये व्यक्ति नेता हो सकता है, या ये व्यक्ति नेता हो सकता है, यानी नेता अपने अनुयायियों जैसा होता है। जबकि राजतांत्रिक में यहां पर जनता है और जो नेता है वो है यहाँ का समाज का, लेकिन ये बाहर पोजीशन रखता है, वो समाज से हट कर के अलग बैठता है, उसको अलग लगता है। तो यहाँ पर ये नेता के फॉलोअर हैं, यानी ये नेता है जो उच्च पद पर है, और ये जो अनुयायी हैं ये निम्न माने जाते हैं। कहाँ पर? राजतांत्रिक में। इसी को हम निरंकुश नेतृत्व कहते हैं। निरंकुश नेतृत्व, क्योंकि यहाँ पर नेता के पास कुछ ज्यादा पावर होती है। और यहाँ पर प्रजातांत्रिक नेतृत्व जहाँ पर होता है वहां पर सहयोगात्मक होता है। ये सहयोगात्मक है, और इसमें नेता के पास विशेष पावर जरूर है, लेकिन नेता अलग नहीं होता, नेता बाकी के जैसा होता है। तो शायद आपको बात समझ में आ गई होगी कि प्रजातांत्रिक नेतृत्व क्या है और निरंकुश या राजतांत्रिक नेतृत्व क्या है। तो इस तरीके से प्रजातांत्रिक और राजतांत्रिक नेतृत्व के बारे में हम जानते हैं। अब हम सबसे पहले प्रजातांत्रिक नेतृत्व में क्या क्या होता है इसको देखेंगे, फिर राजतांत्रिक नेतृत्व में क्या क्या होता है इसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रजातांत्रिक नेतृत्व, तो प्रजातांत्रिक नेतृत्व क्या होता है? जहां पर सबकी सम्मति, सबकी सहमति से निर्णय होता है। सबकी सहमति से निर्णय होगा, क्योंकि सभी बराबर हैं, कोई भी बात होगी सभी लोग क्या चाहते हैं इस बात को देख करके चला जाएगा। तो सर्वोच्च सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में न होकर के सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। अभी हम बात कर रहे थे ना कि एक नेता बीच में है और उसके चारों तरफ लोग हैं, तो ये सहयोगात्मक हो गया। और अगर नेता इसके बाहर चला जाएगा तो वो निरंकुश हो जाएगा। निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। अभी हम बात कर रहे थे ना, सहमति से निर्णय होता है। नेता को शक्तियां समूह के अंदर से प्राप्त होती हैं, यानी समूह में रहकर ही नेता शक्तियों को प्रयोग करता है। सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता है, क्योंकि समाज में नेता उसी जैसा होता है। यहाँ शोषण के अवसर नहीं होते, क्योंकि समूह पर किसी व्यक्ति का वश न होकर के सभी लोगों पर काम करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखिए शोषण के अवसर नहीं होते, समूह किसी पर निर्भर न होकर
स्वतंत्र रूप से काम करता है, यानी एक ये ग्रुप है। अगर नेता सही नहीं है तो नेता को हटा दिया जाएगा, दूसरा व्यक्ति नेता बन जाएगा। ऐसे में आप स्वतंत्रता के साथ काम कर पाते हैं, सदस्यों की सहभागिता होती है, लक्ष्य पूर्ति के लिए क्या विधियां अपनाई जाएं, ये सहमति से तय होता है। प्रशंसा और निंदा का ठोस आधार होता है। किसी के पास अगर नेता है, नेता की आलोचना संभव है। यहाँ पर नेता गलत कर रहा है तो आप उसको रोक सकते हैं। ये आपका प्रजातांत्रिक नेतृत्व है। नेता की अनुपस्थिति में भी सभी कार्य व्यवस्थित और सुचारू रूप से परस्पर सहयोग के आधार पर चलते रहते हैं। अगले उसमें देखें, इसमें क्या है कि इस सदस्यों के बीच में सहयोग और प्रेम की भावना, सद्भावना बनी रहती है, होती है। इसमें मेलजोल पाया जाता है। असफलताओं के लिए सभी अपने आप को दोषी मानते हैं, नेता ही अकेले जिम्मेदार नहीं है। जब आप सभी लोगों ने निर्णय लिया है तो नेता ही अकेले जिम्मेदार नहीं होगा। नेता पर अधिक निर्भरता नहीं होती और व्यक्ति संगठन के लिए महत्वपूर्ण है, यानी हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है, नेता ही सब कुछ नहीं होता। अब आगे देखते हैं। तो आगे में जो हमारी दूसरी चीजें हैं, यानी जो हमारा राजतांत्रिक और निरंकुश नेतृत्व है, तो बात कर चुके हैं पीछे। हम अब निरंकुश और राजतांत्रिक नेतृत्व की बात करेंगे, जहां पर एक व्यक्ति राजा के रूप में होता है। जब एक राजा होगा तो बाकी तो प्रजा हो जाएंगे ना। अब आप राजा और प्रजा में तो अंतर होगा, और राजा असीमित शक्तियां रखेगा, प्रजा को राजा की आलोचना नहीं करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ सर्वोच्च सत्ता एक व्यक्ति में होगी, राजा में होगी। प्रजा के पास निर्णय की पावर नहीं होगी, नेता अकेला ही निर्णय लेगा, कोई उसकी बात नहीं करेगा या उसका कोई विचार विमर्श जरूरी नहीं है। नेता बाह्य शक्तियों के आधार पर बनता है, यानी वहां पर राजा बाह्य शक्तियों को लेता है। यहाँ पक्षपातपूर्ण व्यवहार देखने को मिलता है। ए और बी अगर किसी तरीके से हैं और उनमें से राजा का चहेता बी है तो निश्चित तौर पर बी के पक्ष में निर्णय होंगे। ए को पक्षपात बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि राजा जैसा चाहेगा वैसा कर पाएगा। यहाँ शोषण की भावना होती है। नेता समूह को अपने ऊपर आश्रित कर लेता है, यानी समूह राजा पर निश्चित निर्भर हो जाता है। नेता अपनी इच्छा से काम करता है, यानी यहाँ पर नेता पूरी तरीके से निरंकुश होता है, वो जैसा चाहता है वैसा कर पाता है। और नेता लक्ष्य की पूर्ति के लिए विधियों का निर्धारण नेता द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर सहयोगात्मक बात नहीं होगी। प्रशंसा और निंदा का कोई ठोस आधार नहीं होता, यानी आप राजा की आलोचना नहीं कर सकते, राजा की आलोचना आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए ऐसी जगहों पर आपको आलोचना का आधार नहीं मिलता। आगे देखते हैं। नेता की अनुपस्थिति में अराजकता फैलती है। क्योंकि राजा नहीं है तो कौन राजा बन सकता है? सदस्य अपने ऊपर कार्य का दायित्व तो नहीं लेता, क्योंकि राजा पर ही जिम्मेदारी है, सदस्य उसको अपने ऊपर नहीं लाता। यहाँ सदस्यों के बीच में परस्पर लड़ाई झगड़ा, षड्यंत्र, चुगलबाजी, यानी एक दूसरे की बुराई करना, चापलूसी की प्रवृत्ति पाई जाती है। असमानता भी होती है और नेता एक दूसरे को दोषी मानते हैं। नेता पर बहुत अधिक निर्भरता होती है। नेता के बिना, जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर कहीं पर राजा मर जाता है या चला जाता है तो प्रजा अनुशासनहीन हो जाती है और पूरी तरीके से काम करने लगती है। जैसे कि कुछ स्कूलों में अगर आप देखें, यहाँ पर हम सबसे ज्यादा चर्चा स्कूल की करेंगे क्योंकि शैक्षिक नेतृत्व आपका टॉपिक है। तो अगर प्रिंसिपल कहीं से बाहर चला जाता है तो वहाँ पर जो टीचर्स हैं, अगर वो सहयोगात्मक रवैया नहीं अपनाया गया है तो वहाँ पर टीचर की अनुपस्थिति में जो अध्यापक हैं, प्रिंसिपल की अनुपस्थिति में उतनी अच्छे तरीके से अपने कार्य को पूरा नहीं करते हैं। ऐसे में व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता, वो त्यागने लायक होता है, यानी राज्य जो है वो मुख्य होगा। व्यक्ति राज्य के लिए है, न कि राज्य व्यक्ति के लिए। जहां पर राजतांत्रिक नेतृत्व होगा वहां पर। अब नेतृत्व की आवश्यकता क्यों है? आखिर क्यों हम अपना एक लीडर चुनते हैं और क्यों हम उस लीडर के अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश करते हैं? तो समाज में उद्देश्य का निर्धारण करना, संगठन बनाने के लिए कैसे हम काम करेंगे, इस बात के लिए समन्वय स्थापित करने के लिए,
समूह में नियंत्रण के लिए। अब अगर आप पूछें कि एक स्कूल में प्रधानाचार्य की क्यों आवश्यकता है, जरा सोचिए, प्रधानाचार्य की क्यों आवश्यकता है? तो इन सारे कामों के लिए प्रधानाचार्य की आवश्यकता स्कूल में होगी। क्या सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, क्लास टीचर कौन होगा, किस क्लास का कौन प्रतिनिधित्व करेगा, इन सभी चीजों का निर्धारण किया जाएगा किसके द्वारा? प्रिंसिपल के द्वारा। तो इस तरीके से सदस्यों को प्रेरणा प्रदान करना, क्रियान्वयन करना, पुरस्कार एवं दंड की व्यवस्था करना, जो अच्छा कर रहे हैं उनको पुरस्कार देना, जो गलत काम कर रहे हैं उनको दंड देना। इसके लिए जरूरी है कि सही नेतृत्व हो, क्योंकि अगर नेतृत्व सही नहीं होगा तो वहां पर समाज बिखर जाएगा। अब प्रभावशाली नेतृत्व के क्या क्या गुण हैं, इसको देखते हैं। तो प्रभावशाली नेतृत्व में क्या क्या होना चाहिए? तो जो नेतृत्व प्रभावशाली होगा, प्रभावशाली नेतृत्व को हम इफेक्टिव बोलते हैं। इफेक्टिव गाइडेंस या लीडरशिप। तो वहां पर योग्यता का सिद्धांत होता है। जो व्यक्ति योग्य होगा वो आपके योग्यता को रखेगा। संयोग का सिद्धांत, उसके अंदर कुछ विलक्षण चीजें होनी चाहिए, उसके अंदर कुछ कोइंसिडेंस होनी चाहिए, विलक्षणता होनी चाहिए, वो थोड़ा हट करके हो, उसके अंदर कुछ स्पेशल क्वालिटी हो, कुछ विशेष बात हो, तभी वो व्यक्ति नेता के रूप में रहेगा, नेतृत्व कर पाएगा। संतुलन का सिद्धांत, वो व्यक्ति अपने सदस्यों के बीच में संतुलन बना सकने में संभव हो, यानी जैसे कि छात्र अध्यापकों के बीच में संतुलन बना सकने वाला, संतुलन रखने वाला नेता हो सकता है। और समूह प्रक्रिया का सिद्धांत होता है, यानी जो हमारा समूह है उससे हम कार्य करा सकें, ऐसा नेतृत्व होना चाहिए। कार्य करा सकने की क्षमता नेता के अंदर होनी चाहिए। अब प्रभावशाली नेतृत्व के लिए आवश्यक सिद्धांत कौन कौन से हैं, उसकी बात कर लेते हैं। तो विकेंद्रीकरण का सिद्धांत है। देखिए, जो एक ग्रुप है, ये 2 3 4, अब ये नेता है, तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को कोई ना कोई राइट दिया जाना चाहिए। जैसे इस व्यक्ति को हमने समाज में शांति का, समाज में अनुशासन का राइट दे दिया, इसको समाज में खेल व्यवस्था का वो बना दिया, प्रभारी बना दिया, इसको हमने समाज में पैसे का, यानी जो कोषाध्यक्ष होता है उसका जिम्मेदार बना दिया, इसको हमने व्यापार का जिम्मेदार बना दिया। तो इस तरीके से अगर व्यक्तियों में विकेंद्रीकरण कर दिया जाएगा तो नेतृत्व तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि हर व्यक्ति हर काम के लिए रहता है। समानता का सिद्धांत, हर व्यक्ति में बराबर की जिम्मेदारी होनी चाहिए, समाज में लोगों को एक जैसा बांटा जाना चाहिए, तो समानता बड़ी अच्छी होगी। स्वतंत्रता का सिद्धांत ये कहता है कि समाज में हर व्यक्ति अपने कार्य के लिए स्वतंत्र हो, उसको ऐसा न लगे कि उसकी कोई मजबूरी है और उस मजबूरी के तहत वो उस जगह पर रह रहा है। अपनी मर्जी से, अपनी चेतना से व्यक्ति अगर आपके साथ रहता है तो वो उत्साह से भर करके काम करता है और आपका नेतृत्व अच्छा माना जाता है। सांस्कृतिक अनुरूपता का सिद्धांत, यानी विसंगति नहीं होनी चाहिए, एक जैसे लोग एक जैसे कार्य के लिए चुने जाने चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। अगले पॉइंट को देखते हैं, व्यक्तिगत योग्यता का सिद्धांत। व्यक्तिगत योग्यता का सिद्धांत है कि जो व्यक्ति की उपलब्धि है, योग्यता है, उसकी योग्यता के अनुसार उसको काम दिया जाए, योग्यता अनुसार व्यक्ति को काम दिया जाए। जैसे कि आप एक बात देखिए, जैसे कि एक टीम होती है, टीम समझते हैं ना, क्रिकेट टीम तो आपने भी देखी होगी। यहाँ पर 11 सदस्य होते हैं और जो हमारा कैप्टन होता है, कैप्टन का काम क्या है? कैप्टन का काम है कि बैटिंग के लिए कौन सा व्यक्ति कहां आएगा या बॉलिंग कब कौन कहां करेगा। तो ऐसे समय में हम इस बात को समझ लें कि जो व्यक्तिगत योग्यता का सिद्धांत है वो इसी तरीके से चलता है। खेल के माध्यम में, स्कूल के माध्यम से आप समझ लीजिए कि अगर जैसे अंग्रेजी पढ़ाया जाना है, अब अंग्रेजी कौन पढ़ाएगा? गणित पढ़ाया जाना है, कौन पढ़ाएगा गणित?
इस बात को प्रधानाध्यापक ही तो डिसाइड करेगा, प्रधानाचार्य ही तो डिसाइड करेगा। ये नेतृत्व प्रधानाचार्य द्वारा होगा, यानी योग्यता के अनुसार वो कार्य का विभाजन करे। सामाजिक न्याय का सिद्धांत, अगर व्यक्ति अच्छा कर रहा है, सामाजिक न्याय के सिद्धांत को थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। सामाजिक न्याय का सिद्धांत, अब सामाजिक न्याय का सिद्धांत क्या है? सामाजिक न्याय का सिद्धांत ये कहता है कि जो अच्छा करे उसको बढ़ाएं, जिससे कि दूसरे उसको देख करके अच्छा करने के लिए प्रेरित हों, अच्छा करने के लिए प्रेरित हो जाएं कि हम भी अच्छा करेंगे, हमें भी ऐसे ही पुरस्कार मिलेगा। और जो गलत कर रहा है उसको दंड भी मिलना चाहिए। अगर किसी ने लापरवाही की है कार्य में तो उसको पनिश किया जाना भी जरूरी है, उसको दंड मिलना भी जरूरी है, जिससे कि उसे देख करके वैसा कार्य ना करें। तो यहाँ पर ये काम नेता के द्वारा किया जाए जिससे कि सामाजिक न्याय स्थापित हो सके और सामाजिक न्याय की स्थापना की जा सके। आगे देखते हैं, तो आगे हम देखते हैं कि अपसहयोग का सिद्धांत है। अपसहयोग के सिद्धांत को अगर आप देखें तो सहयोग के सिद्धांत की आवश्यकता क्या है? तो सहयोग का सिद्धांत क्या कहता है? सहयोग का सिद्धांत, सहयोग का सिद्धांत, इस जगह पर हम बात करना चाहेंगे, चाहे आप खेल की बात कर लें, चाहे आप शिक्षा की बात कर लें। एक बात बताइए, अगर एक बच्चा जो ए है, ये बच्चा बहुत अच्छा है, ये मेधावी छात्र है, लेकिन इस मेधावी छात्र को 5 लोग पढ़ा रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये इसके अध्यापक हैं। अगर ये अध्यापक पांचों इसको सही से पढ़ाएंगे तभी तो ए अपने मार्क्स 98-99% ला पाएगा ना। क्या किसी एक व्यक्ति, क्या किसी ए के पढ़ाने से या बी के पढ़ाने से, सी के पढ़ाने से, डी के पढ़ाने से या 5 नंबर ई के पढ़ाने से ये व्यक्ति 99 ला सकता है? क्या नहीं ला सकता ना। तो सहयोग करना पड़ेगा। संघे शक्ति सर्वदा, क्या लिखा यहां पर मैंने? संघे शक्ति सर्वदा, यानी एक साथ मिलकर के। कबूतर वाली कहानी आपको पता है ना कि कबूतर कब जाल लेकर के उड़ पाए? जब सबने सहयोग किया, सबने सहयोग किया। अगर आप अकेले सोच रहे हैं ना, जैसे कबूतर का जो कहानी है आपने सुना होगा, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। क्या कहने का मतलब है? मतलब ये कहने का है कि किसी भी कार्य को करने में हर व्यक्ति की बराबर की जिम्मेदारी होती है। कहा यह जाता है कि जो आप, चूंकि ये नोट्स होंगे, आपको अपने नोट्स इसी तरीके से लिखने हैं जैसे कहा गया, पाए के संग बड़िन का, पाए के संग बड़िन का लघु न दीजय डार, दीजय डार। जहां काम आवे सुई, कहां करे तलवार। अगर किसी व्यक्ति के पास एक सुई है, एक सुई है और वो उसी से अपने काम कर रहा है, व्यक्तियों के डराने का, अपनी रक्षा करने का, और उसने सोचा कि मुझे तो अब तलवार मिल गई है, अब मैं सुई की कोई जरूरत नहीं है मुझे, मैं सुई को फेंक देता हूं। तो क्या जहां पर सिलने का काम है वो काम तलवार कर पाएगी या सुई करेगी? सिलने का काम सुई ही कर पाएगी, तलवार नहीं कर पाएगी। इसलिए सहयोग सबका होना जरूरी है। अगर सबका संयोग, सबका साथ नहीं लेंगे तो हम सही विकास नहीं कर सकते हैं। इसलिए सहयोग का सिद्धांत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सहयोग के सिद्धांत के बारे में ही हम चर्चा करेंगे।
सहयोग का सिद्धांत शायद अब आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं नेतृत्व के मुख्य तत्व क्या हैं। तो नेतृत्व के मुख्य तत्वों में 4 तत्व मुख्य हैं, जिनमें पहला नेता है, दूसरा अनुयायी है और तीसरे नंबर पर संगठन है। तीसरे नंबर पर संगठन है। तो इन 3 के बारे में पहले हम चर्चा कर लेते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। तो बात करते हैं जहां पर नेता है, नेता कैसा होना चाहिए। तो नेता का आदर्शपूर्ण जीवन होना बहुत जरूरी है। नेता का आदर्शपूर्ण जीवन होना बहुत जरूरी है। नेता का जीवन एक आदर्श जीवन होना चाहिए, जो उसके सदस्यों के बीच में आदर्श बन पाए। समूह के सदस्यों का विश्वास जीतने की क्षमता होनी चाहिए, किसमें? नेता में। वंचित सामान्य परिस्थितियों में निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, यानी नेता में निर्णय लेने की क्षमता कूट कूट कर भरी होनी चाहिए कि वो क्या कर सकता है। अभी आप अगर देखे हों तो वर्ल्ड कप टीम में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच में केवल नेतृत्व ऐसी बात थी जो शायद ज्यादा अनुभवी ऑस्ट्रेलिया के पास लोग थे, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीती। संचालन की बौद्धिक क्षमता होना, दूरदर्शिता होना बहुत जरूरी है। अनुयायियों के बारे में क्या कहा गया है? तो जो अनुयायी हैं, फॉलोअर हैं, वो तभी सक्सेस हो सकते हैं जब वो नेता के प्रति विश्वास रखें कि नेता ने जो कहा है वो सही कहा है। नेता के उद्देश्यों पर पूरी तरीके से खरा उतरना। अगर किसी व्यक्ति को नेता कोई कार्य सौंपता है तो उस कार्य को वो 100% पूरा करने की कोशिश करे, तभी जाकर के नेता का निर्णय सही हो पाएगा। अनुयायियों को अपने कार्य और अनुभव की पूरी जानकारी होना। सबको पता होना चाहिए कि हमारा काम क्या है, हमारा काम क्या है। यानी एक क्रिकेट टीम में अगर 11 प्लेयर होते हैं, सभी को अपना अपना काम करना है, तभी टीम का परफॉर्मेंस अच्छा होगा। केवल बैट्समैन अच्छा कर गए, बॉलर अच्छा नहीं करेंगे तो फिर टीम नहीं जीत पाएगी। स्वतंत्रता और समानता के आधार पर कार्य क्षमता का विभाजन होना, ये काम अनुयायियों के बीच में होना जरूरी है। और संगठन के स्वरूप का निर्धारण किया जाना भी आवश्यक है। विशेष कारण, तकनीकी की जानकारी रखने वाले जो सदस्य हैं, उनका संस्था में होना बहुत जरूरी है। कार्य का निर्धारण और जिम्मेदारी का तय किया जाना नेता द्वारा आवश्यक है। आगे देखते हैं सामाजिक एवं राजनीतिक स्थितियों की क्या बात है। तो सामाजिक एवं राजनीतिक स्थितियां, बाहरी पर्यावरण की जानकारी होना, प्रभावकारी शक्तियों का होना और संस्कृतियों की जानकारी होना एक नेतृत्व के लिए आवश्यक है। यहाँ पर निर्णय और क्रियान्वयन में दक्षता प्राप्त किया जाना, जन समुदाय और समाज के प्रति दायित्वों का ज्ञान होना, उनका प्रभावकारी निस्तारण किया जाना, उनका एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जीक्यूशन प्रॉपर होगा तभी जाकर के हमारे डिसीजन कंप्लीट हो पाएंगे, अदरवाइज डिसीजन प्रॉपर नहीं हो पाएंगे। आगे बात करते हैं शैक्षिक नेतृत्व की। तो शैक्षिक नेतृत्व क्या है? आधुनिक युग में शिक्षा का क्षेत्र अत्यंत व्यापक और जटिल होता जा रहा है। आप एक बात समझ लीजिए कि जैसे विद्यालय है और विद्यालय में जो प्रधानाचार्य है, अगर विद्यालय का प्रधानाचार्य अपने अस्तित्व में नहीं है, अपने कार्यों को सही से पूरा नहीं कर रहा है, तो विद्यालय की जो शैक्षिक व्यवस्था है उसको प्रभावित होना बहुत ही जरूरी हो जाएगा। ऐसे समय में शैक्षिक व्यवस्था सही नहीं हो पाएगी, तो जिससे संबंधित व्यक्तियों को कार्य करना पड़ता है। इनमें से कुछ व्यक्ति प्रशासनिक रूप में कार्य करते हैं और अन्य व्यक्तियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्रशासक के आदेशों का कार्य करें, यानी प्रधानाचार्य के आदेश को विद्यालय के सभी शिक्षकों के द्वारा पूरा किया जाना आवश्यक है। आज शैक्षिक नेतृत्व शिक्षा जगत के अंतर्गत एक नवीन संदर्भ में स्पष्ट हो रहा है, जिसकी सहायता से प्रशासन एवं संगठन संबंधी कार्य योजनाएं पूरी की जाती हैं। शैक्षिक नेतृत्व का अर्थ शैक्षिक समूह के में नेता के शैक्षिक व्यवहारों का समन्वित रूप से लगाया जाता है। यानी जो एक व्यक्ति है, ये अगर किसी विद्यालय या किसी शैक्षिक संस्थान के निर्णय लेने वाले उसमें है, तो इसके जो निर्णय हैं ये शैक्षिक रूप से इस जगह पर लागू होते हैं और उन्हीं को पूरा किया जाता है। शैक्षिक नेतृत्व का अर्थ नेता के उस व्यवहार से है
नेता के उस व्यवहार से है जिसमें वह दूसरों के आदर्श को पथ प्रदर्शित करे और परामर्श प्रदान करे और समूह को स्वेच्छापूर्वक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करे। यानी अपनी मर्जी से सभी लोग उस समूह में काम कर रहे हों, उनकी सहमति हो और वो अपनी सहमति से अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हों। शैक्षिक नेतृत्व को किम्बल यंग ने कहा है कि शैक्षिक नेतृत्व वह प्रक्रिया है जिसमें अनुयायी इच्छा पूर्वक दूसरे का नियंत्रण और निर्देशन स्वीकार करते हैं। यानी सभी शिक्षक प्रधानाध्यापक की बात मानते हैं, ये एक शैक्षिक नेतृत्व होता है। प्रधानाचार्य जो है वो उस शैक्षिक भवन का, उस शैक्षिक संस्थान का एक सही नेतृत्वकर्ता माना जाता है। आगे शिक्षा को बोल्स के अनुसार शैक्षिक नेतृत्व एक प्रक्रिया है जिसमें समूह में निर्देशन में पहल करता है व्यक्ति और उसे लायक रखता है। जैकब जैडजेल के अनुसार शैक्षिक नेता वह होता है जो शैक्षिक प्रणाली में नवीन संरचना की पहल करता है। तो इस तरीके से शैक्षिक नेतृत्व में क्या क्या चीजें आती हैं ये आपने देखा। अब हम देखते हैं कि किसी भी शिक्षण संस्थान में शैक्षिक नेतृत्व अनुयायियों के लिए आदर्श प्रेरणा स्रोत होता है। उसका चरित्र, व्यक्तित्व, कार्यशैली, व्यवहार और मूल्य आदर्श अपने अपने अनुयायियों के बीच महान बनाते हैं। अब सफल नेतृत्व के लिए क्या है, तो यहाँ पर ये इसका सारांश है और सारांश को आप समझ लें इस सारांश में क्या है। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो सारांश क्या कहता है कि जो सफल नेतृत्व के लिए आवश्यक कार्य दशाओं कौशलों की जानकारी का होना, कार्य के प्रति आवश्यक रुचि होना, अभिवृत्ति होना, प्रकृति का ज्ञान होना, अवरोध की जानकारी होना, समूहों और समस्याओं के समाधान में प्रभावी निर्देशन होना, अनुयायियों के बौद्धिक स्तर का, अनुभव का ज्ञान होना एक सफल नेतृत्व के लिए जरूरी है। तो यानी नेता वही है जो अपने सभी लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनकी परिस्थितियों और उनकी क्वालिटी को ध्यान में रखकर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो यहाँ पर ये हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, अच्छा लगा हो, अपने दोस्तों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ बने रहें। हम इस पेपर को जल्द ही पूरी तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। थैंक यू।